हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि 5 साल तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो वही आपके एग्जाम के लिए एनफ रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। बिल्कुल आपका एनसीईआरटी से जो है टॉपिक से सेम इज इट यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ दिया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है आपका सीटेट का एफटी है, ठीक है, यानी फेवरेट टॉपिक है। पहला ऑप्शन है, जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। बिल्कुल सही बात है कि वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विविध यहाँ पे जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये भी बिल्कुल सही है कि जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी जो है आपका इतिहासकार और मुसाफिरों ने दिया है। नेक्स्ट है, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने लिखित दस्तावेज कुछ भी नहीं रखा। ये जो है मौखिक तरीके से इन्होंने अपने जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको जो है बचाए रखा है। ठीक है, तो लिखित दस्तावेज नहीं है, ये हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। बिल्कुल सही है, मौखिक परंपराओं का जो है इन्होंने संरक्षण किया, ये भी सही है। हमारा आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बोला था, यानी नेगेटिव पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, तो हमारा आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वो सरकार बना सकते हैं। अभी जो चुनाव हुआ था, क्या ऐसा था कि कोई कितने भी संसदीय सदस्य हो सरकार बना लेता है? नहीं, इसे जो है बहुमत से जीतना पड़ता है, तभी जो है वो अपना सरकार बना सकता है। ठीक है, ऐसे वो अपना सरकार नहीं बना सकता। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जो है आपका केंद्र में जीता है, इसी तरह अलग अलग स्टेट में जो मुख्यमंत्री जीत रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं जीत जाएंगे, कितने भी संसदीय सदस्य वो जीत जाएंगे, उसे बहुमत से जीतना रहता है, तभी वो अपना सरकार जो है बना सकता है। तो भाई ये जो है ये तो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग है। हाँ बिल्कुल सही है, अगर संसद के अंग अगर पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये आपका संसद के अंग है। यानी हमारा आंसर बी जो रहेगा ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आंसर बी जो है जो है सही है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। गृह मंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को। तो देखिए, राज्यपाल को जो है आपका क्या कहा जाता है, तो राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, राज्य का बोला है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किया गया है। देखिए, अजंता गुफा में जो इस्तेमाल किया गया है ना, वो प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक रंग अगर हम लोग बोले तो जैसे पेड़ पौधे हो गया, जंतु हो गया, ठीक है, तो जैसे यहाँ ग्राफाइट है, पौधे और खनिज हो गया, स्लेट हो गया, और पशु अंगों के अवशेष हो गया। तो बिल्कुल आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधे और खनिज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। धर्म, अहिंसा और संघ या बुद्ध। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। पहला, उद्यान कृषि का अधिकार, दूसरा व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, तीसरा खेती करने का अधिकार, चौथा है मछली पकड़ने का अधिकार। तो बिल्कुल तावा याद रखिएगा, मछली पकड़ने का अधिकार जो हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिकार के लिए वो आपका संगठित हुए थे, मतलब जुटे हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। त्रिविभाजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है जो त्रिविभाजन संघर्ष में कौन कौन शामिल है, तो राष्ट्रकूट है, पाल, गुर्जर है, प्रतिहार है। उसमें जीत जो है प्रतिहार की हुई थी। कई सालों तक ये संघर्ष चला था, एटलीस्ट
संघर्ष जो है 30 सालों तक जो है, अगर हम शायद एनसीईआरटी में 30 साल तक का ऐसा कुछ मतलब कि डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो एक बार आप नहीं देखे ना तो एक बार देख लीजिएगा। तो शायद 30 सालों तक जो है ये संघर्ष चला था, और किसके लिए चला था, यानी किस पे अपना ये लोग जो है ना किसी जगह को अपने अधीन करना चाहते थे, और उसी के लिए ये इन तीनों पे जो है काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ था, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा जगह था जिसके लिए इन लोगों में आपका संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला था। हमारा आंसर ए जुड़ेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला सांची, दूसरा भीमबेटका, तीसरा अमरावती, चौथा बाग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा भीमबेटका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कथन है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, कारण। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ए गलत है, परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है, और बी सही व्याख्या है, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये बी जो है इसकी सही व्याख्या जो है करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तटबंध, दूसरा समुद्री गुफा, तीसरा हिमोर, चौथा है आपका लोएस। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, हिमोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947 ईस्वी में, 26 नवंबर 1949 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला है इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, दूसरा है ये सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। नेक्स्ट है ये नामदेव और उनके साथियों के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए हमारा आंसर सी हो जाएगा कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वीर शैव आंदोलन में बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। तो आप देखे होंगे कि हमारा इंडिया में जो भी अधिकतर चुनाव जो होती है ये 5 साल के अंतराल में की जाती है। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। पहला ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, दूसरा है स्थल से समुद्र की ओर, तीसरा ऑप्शन है समुद्र से स्थल की ओर, चौथा है पठार से मैदान की ओर। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा स्थल से समुद्र की ओर हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी स्थल से समुद्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। पहला ऑप्शन है घाटी से मैदान, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ, पहला ऑप्शन है अतीत की स्मृति, शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा कि अतीत की स्मृति, शेष अवशेष मिलते हैं, इसको हम लोग ऐतिहासिक स्थल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला होगा, ठीक है, अतीत की बहुत सारी चीज़ें मिला होगा जिससे कि हम लोग अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम लोग प्रागैतिहासिक स्थल कहते हैं, सॉरी ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। और हमारा हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपका ऐतिहासिक स्थल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड वायुमंडल किस रथ में आने पर जल जाता है? तो देखिए हम आपका सीटेट का कुछ एफटी पॉइंट करवा रहे हैं जो कि हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक है, मंडल, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारा सेटेट में बनता है, कई तरीके के क्वेश्चन बनता है, लेकिन टॉपिक बहुत छोटा सा है। अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स या 1 मार्क्स जो रहता है आपका बिल्कुल फिक्स रहता है, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से सीटेट में पूछ लिया जाता है। पहला जो क्वेश्चन रहता है ये तो आपको पूछ लिया जाएगा कि वायुमंडल की परत को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही कौन सा सही है क्या गलत है, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछ लिया जाता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे कि पहला जो मंडल है ना ये आपका
क्षोभ मंडल है। फिर दूसरा जो मंडल है ये आपका समताप मंडल है। तीसरा जो मंडल है ये आपका मध्य मंडल है। और चौथा जो है ये आपका ब्रह मंडल है। और फिर पांचवा जो होती है बही मंडल होती है। ठीक है, तो ये है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है भाई ये बताइए ये कौन सी मंडल है जिसमें कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो उसी में घटित होती है। तो भाई ये जो क्षोभ मंडल होता है ना, यानी जो फर्स्ट मंडल होता है क्षोभ मंडल, ये जो सब मंडल होता है सबसे नीचे वाला मंडल, इसी में मौसम संबंधी घटनाएं जो रहती है आपका घटित होती है, जैसे कि वर्षा हो गया, बादल का कोहरा हो गया, ये इसी मंडल में होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि पहला ही मंडल होता है। फिर इसके बाद आपका समताप मंडल आता है। ठीक है, समताप मंडल आता है। सप्ताह मंडल में आपका जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, ये मुक्त होती है। क्या होती है? मुक्त होती है, मतलब इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं इसमें नहीं घटित होगा। इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी मंडल आपके लिए उपयुक्त होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भाई हमारा समताप मंडल उपयुक्त होती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कौन से ऐसी मंडल है जिसमें कि ओजोन का लेयर रहता है। पता है ओजोन लेयर क्या होता है? तो ओजोन लेयर जो होती है ना, एक आपका लेयर होता है जो कि आपका समताप मंडल में रहता है, और जो कि हमारे सूर्य से बहुत हानिकारक जो गैसेस होती है उसको वो ट्रैप कर लेता है, उसको पृथ्वी पर जाने नहीं देता है। क्योंकि ये जो हार्मफुल गैसेस होती है जिसको हम लोग इंफ्रारे के नाम से जानते हैं, ये जो इंफ्रारे होती है ना बहुत ही हार्मफुल होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए, पेड़ पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो यही जो ओजोन लेयर रहता है जिसको O3 से नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, ये समताप मंडल में होता है, जो कि उसको ट्रैप कर लेता है और ज़मीन पे आने नहीं देता है। ठीक है ना, तो ये ओजोन लेयर आपका समताप मंडल में रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उल्का पिंड आते ही किस परत में जल जाता है, तो भाई ये मध्य मंडल होता है। इसके बाद मध्य मंडल आता है। ठीक है, तो जैसे ही मध्य मंडल में आता है ना उल्का पिंड जल जाता है, सबसे इसका फीचर्स यही है। ठीक है, फिर ब्रह्मंडल होती है, फिर बही मंडल होती है। तो बही मंडल ब्रह्मंडल में क्या होता है? तो रेडियो संचार जो होती है ना वो इसी मंडल में होता है, ब्रह्मंडल में होती है। ठीक है, और ऊंचे जैसे ही आसमान में जैसे ही ये ऊंचाई के साथ जो रहता है इसका तापमान जो रहता है बढ़ता है। ठीक है, तापमान क्या रहता है? बढ़ता है आपका ब्रह्मंडल में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहीमंडल में क्या होता है? तो बहीमंडल में जैसे कि जो हल्की गैसेस होती है ना, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, वो आपका वायुमंडल में तैरती है, बहुत ही पतली परत होती है। यही जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है वितरण के आधार पर संसाधनों को व्यंगीकृत किया जाता है। देखिए वितरण मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम लोग कह सकते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोयला बहुत पाया जाता है। ठीक है, झारखंड की झरिया में कोयला पाया जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो लोहा कहीं पाया जाता है। इसी तरह देखें तो सोना कहीं पाया जाता है, पेट्रोलियम कहीं पाया जाता है। तो ये हर जगह तो नहीं पाया जाएगा ना सोना, या हर जगह आपको कोयला नहीं मिलेगा, हर जगह आपको पेट्रोलियम नहीं दिखेगा, ये कहीं कहीं दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल ले पानी का ले, ठीक है, बालू के ले, मिट्टी के कर ले, तो ये तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह हम लोग वितरण के आधार पर संसाधनों को व्यंगीकृत करते हैं। जैसे कि एक है आपका सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो पहला ही जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका वार्षिक संसाधन और संभाव संसाधन है। फिर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव जिसमें प्राण, जिसमें जीव होती है उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जीव नहीं होती है उसमें अजैव संसाधन कहते हैं। पेड़ पौधे हो गया, और इसमें जैसे बालू मिट्टी अजैव संसाधन, पर्वत हो गया। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग बार बार जो है अपने आप जो है वो जनरेट हो जाता है, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो बार बार हम लोग उसको जनरेट नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। अगर हम लोग कोयला बोले, अगर एक बार कोयला या पेट्रोलियम खत्म हो जाती है तो इसको बनने में हज़ारों करोड़ों वक्त लग जाता है, तो इसे हम लोग बार बार नहीं बना सकते। तो ये जो है ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया। नवीकरणीय संसाधन अगर हम लोग बात करें भाई सूर्य ऊर्जा जो होता है, सोलर सिस्टम, इसके अलावा विंड एनर्जी जो होता है, फिर इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ठीक है, जल ऊर्जा जो होती है, ये जब तक हमारे धरती है, आसमान है, पर्वत मतलब ये दुनिया है, तब तक
जो है ये बार बार हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य तो रोज उगता है, तो आप रोज वहाँ से सोलर सिस्टम से एनर्जी जनरेट कर सकते हो, खत्म होने वाली नहीं है। तो इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और चौथा जो है ये आपका है, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ चला गया, समानता का अधिकार। देखिए अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता जिसको हम लोग इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, अनटचेबिलिटी ये वर्ड सुने होंगे। इसमें होता क्या है कि जो छोटे जो होते हैं ना, जो छोटे जात के होते हैं उनका उनसे छूना नहीं है, उनका छूना हुआ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता है। तो ये राइट टू जो फ्रीडम है, यानी राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी एक हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसमें जो है हमारा जिसको हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी को, कि हर एक कोई जो है वो संविधान के आगे इक्वल है, यानी ना ही हम लोग सेक्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लोगों पे, ना ही हम लोग मतलब कि कलर के आधार पर किया जाता है, और ना ही हम लोग जो है जाति या धर्म के आधार पे कर सकते हैं, यानी कास्ट के आधार पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। तो अगर अस्पृश्यता के कारण जो है समानता का जो अधिकार है ना, उसका जो है उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे B.R. अम्बेडकर के बारे में हम लोग स्टोरी में पढ़े थे, ठीक है ना। तो देखे थे कि B.R. अम्बेडकर जो है एक दलित से थे, एक दलित फैमिली के थे, तो इन्हें जो है अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। ये काफ़ी छुआछूत और अस्पृश्यता से जो है इसके लाइफ में घटित हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि ने अपने जो उपन्यास था जूठन, इन्होंने भी अस्पृश्यता को लेकर बहुत चीज़ें लिखा था, कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना चीज़ सहा है, किस तरीके से इसके साथ छुआछूत या जो अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया है, ठीक है, इन्होंने ये सब चीज़ जो है बताया है, ठीक है। तो यहाँ जो है समानता का अधिकार का जो है आपका उल्लंघन किया जाता है। इसी तरह रंग के आधार पर किसने बताया था, तो नेल्सन मंडेला बताया था, जो कि साउथ अफ्रीका का था। तो इन्होंने जो है बताया था कि किस तरीके से गोरे और काले रंग को भी जो है यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। क्या होता था कि जो गोरे रंग के होते थे ना, उन्हीं को जो है उसमें वोट देने का अधिकार था, काले रंग को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्होंने देखा कि किस तरीके से काले रंग वाले लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये समानता का अधिकार का जो है उल्लंघन करता है, जिसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा अटॉर्नी जनरल, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति, चौथा संसद। तो देखिए हम लोग न्यायपालिका को जो है अंतिम अर्थ निर्णायक मानते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन बोलता है लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण अधिकार है। बताइए क्या लोकतंत्र में ही होता है कि एक शासक के पास शासन करने का संपूर्ण अधिकार होता है? क्या नरेंद्र मोदी जो चाहेगा वो कर सकता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, या क्या वो ऐसा जो चाहे वो कर सकता है? क्या हम उसका विरोध नहीं करेंगे? अगर आप देखे होंगे कि OPS को लेकर, NPS को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। हम नहीं कहते कि इसमें जो है किसी एक शासक को जो है वो अपना मन जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो कुछ करेगा तो उससे पहले रीज़न देना पड़ेगा, भाई ये ऐसा क्यों किए, क्यों नहीं किए, और उनका जो अगर कुछ डिसीजन अगर गलत है तो वो जो है हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, और उसे जो है बदलने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है संपूर्ण ताकत नहीं रखता, तो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो होता है राजतंत्र में होता है। राजतंत्र में क्या होता है, एक शासक के पास शासन करने की संपूर्ण अधिकार होती है, ठीक है ना, जो कि राजा लोग करता है। तो पहला हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोर्ड नेगेटिव पूछा है, आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि उपयोग के संदर्भ में A और B कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है
सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। दूसरा, भूमि उपयोग मुख्यतः अपने स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। ए बी दोनों गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। देखिए हम लोग देखें कि आंसर ए करेक्ट आंसर है। केवल केवल क्या है भाई, तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है ना, नेगेटिव कीवर्ड। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में केवल देखने को मिल रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोले पॉजिटिव पूछा है, तो और यहाँ नेगेटिव कीवर्ड है, तो हमारा तो आंसर होगा नहीं, इसलिए इसको काट दीजिए। नेक्स्ट क्या बोला, अपना स्थलाकृति के लिए निर्धारित होती है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, तो आंसर जो रहेगा हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930 ईस्वी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी, 1 जनवरी 1930 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1930 ईस्वी। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग का बढ़ावा देना। दूसरा है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करना। तीसरा है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाना। नेक्स्ट है कालीकट के विद्रोही को दंड देना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा कि इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, पहला ऑप्शन है औपनिवेशीकरण कहते हैं, पुनः जागरण कहते हैं, महासंघ कहते हैं, व्यापारिक कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, आंसर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में जब ब्रिटिश लोग शासन किए थे तो इसके कारण हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुआ था, तो ये जो बदलाव हुआ था इसको हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्लियर है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं।